हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब अगर हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करें या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक वायर ले रहे हैं, मान लो कंडक्टिंग वायर है और उसको हमने जैसे मान लो ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यहाँ पे लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे जो वायर की लेंथ जो है उसको उसके अलोंग जब हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। और जब वायर के अलोंग या हम लाइन के अलोंग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करके चलेंगे कि अलोंग द वायर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डेंसिटी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम यहाँ पे लैम्डा लेके चल रहे हैं। और लैम्डा जो है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होती है वो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो अब ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की। तो देखो गॉस लॉ को एप्लीकेशन को स्टार्ट करने पहले हम दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि इसमें कौन से जो फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लक्स हम फाइंड करते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल होता है। और ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये किससे डिफाइंड करते हैं हम, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड जो पॉइंट होता है इसके अंदर गॉस लॉ, जो गॉस थ्योरम होती है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम बोलते हैं यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस जो होता है वो क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बोले या फिर क्लोज सरफेस बोले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई कोस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो है फाई क्या होता है, टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज कौन सा, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, एंड एप्सिलॉन नोट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उनका रेशियो होता है, इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो है। ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। फिर हम दोनों को इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखनी है कि ये हमको आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में इनके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो ई और डी एस जो होता है इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, डी एस क्या है, एरिया वेक्टर, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। तो ई डी एस कोस थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है कोस थीटा जो है, यहाँ पे थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस के बीच का कोण है, एरिया वेक्टर के बीच का कोण है ना ई। तो यहाँ पे थीटा कैसे पता चलेगा, तो जनरली जो है जब हम गॉस लॉ की हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं तो थीटा जो होता है वो या तो 0 डिग्री हम कंसीडर करते हैं या 90 डिग्री लेते हैं या 180 डिग्री। यानी कि जो हम गाउसियन सरफेस की यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं वो ऐसा गाउसियन सरफेस होना चाहिए कि वहाँ पे हमको ई और डी एस के बीच का एंगल या तो 0 मिले या 90 मिले या फिर 180 डिग्री मिले। तो ये हमको ध्यान रखना है, हर एक एप्लीकेशन में हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आगे हम चलें यहाँ पे, तो गाउसियन जो सरफेस होता है उसकी इमेजिनेशन कैसे करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लाइन चार्ज की बात करते हैं, किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं, तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जब भी लाइन चार्ज के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो देखो, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो पहली चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमको ध्यान रखना। और वेक्टर है तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन जरूरी होगा वहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालें, देखो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमको पहले डायरेक्शन का पता करना पड़ेगा। और डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे पहले हम इस डायग्राम पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस डायग्राम जो है, अगर हम डायरेक्शन निकालें तो उसके लिए क्या करना होगा, एक हमने इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग वायर लिया है और उसको चार्ज Q से यूनिफॉर्मली क्या किया है, चार्ज किया है। और ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, लैम्डा। और लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो वायर है इस पे हम एक पार्ट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया O, और O से L लेंथ पे अपर साइड में एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उसको हमने यहाँ पे A1 से रिप्रेजेंट कर लिया है। और बिलो द O सेम ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस रहेगी L। यहाँ पे L थी तो यहाँ पे भी L ही लेंगे और L डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर रहे हैं A2 ये एलिमेंट है। और दूसरी चीज, इस पॉइंट O से हमको इस पॉइंट P पे स्मॉल r, देखो O और P के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल r है। तो स्मॉल r डिस्टेंस में हमको पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है, इन दोनों एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे। और उसके बाद में सेम प्रोसेस हम यहाँ पे बहुत सारे अगर एलिमेंट लेते हैं अलग अलग बाई सिमेट्री, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी इसी तरह से आएगी। तो पहले हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं A1 और A2 की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहली चीज तो पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। देखो स्मॉल एलिमेंट है A1 A2, तो इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हमने स्मॉल में लिया है। तो ड्यू टू A1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया हमने DE1 वेक्टर, स्मॉल के लिए D लगाते हैं अपन, है ना। और ड्यू टू एलिमेंट A2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, DE2। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट A1 अलोंग द A1P आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यहाँ हम बोले कि यहाँ पे जो A1P के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उसको हमने यहाँ पे D1 से रिप्रेजेंट कर लिया है, और A2P के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उसको हमने यहाँ पे DE2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि दो डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है, एक डायरेक्शन ऐसे है और एक डायरेक्शन ऐसे है। तो हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक कॉमन डायरेक्शन पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो है हम यहाँ क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। DE1 और DE2 जो है इनके रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल विल बी थीटा, और इस सेम नीचे जो ट्रायंगल है
दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाय सिमेट्री अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब हम रिजोल्यूशन पे चलते हैं, कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो DE1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बताओ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बताओ, थीटा के साथ में बन रहा है, ये देखो थीटा के साथ में क्या होगा, DE1 कोस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो होगा यहाँ पे DE1 साइन थीटा। सिमिलरली DE2 के कंपोनेंट करते हैं, इसको रिजोल्व करते हैं, तो DE2 का जो रिजोल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, इधर ही होगा, और वो क्या होगा, DE2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में क्या हो जाएगा, DE2 साइन थीटा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ड्यू टू A1 एंड A2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एट पॉइंट P क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। साथ में इन पे जो चार्ज हम ले रहे हैं यहाँ पे इक्वल चार्ज ले रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ DE1 वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ DE2, और इसको लेट कर लेते हैं DE वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ DE वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो देखो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। DE1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और ऐसा है तो हम बोलेंगे ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। हम बोल सकते हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ड्यू टू कैंसिल आउट यहाँ पे हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर देखें तो DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा जो है दोनों ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो गए क्या आएगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द OP परपेंडिकुलर टू द वायर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द वायर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या आ रहा है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये हमको ध्यान रखना है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन का पता करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते। इस डायग्राम को आप बना लेना, पहला डायग्राम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो। अब देखो इसको एक बार देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं अपन। अब हम क्या करते हैं, देखो दो यहाँ पे सेंटर से हमने एक एलिमेंट A1 लिया है, एक A2 लिया है L डिस्टेंस पे। अब अगर हम 2L लेंथ का यहाँ पे सिलेंडर लेते हैं, देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस की यहाँ पे इमेजिन करते हैं, और जो गाउसियन सरफेस होता है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेंडर ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहाँ होगा, ये जो सिलेंडर है इसके कर्ड सरफेस पे लाई करता है। अब यहाँ पे जो देखो इस लेंथ L ले रहे हैं, 2L नहीं ले रहे हैं। देखो अगर 2L लेंथ लेते तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा करके 2 टाइम्स ऑफ DE cos थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम L ही कंसिडर करते हैं, लेंथ L, तो हम क्या ले लेंगे, एक सिंगल कंपोनेंट ले लेंगे DE cos थीटा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करें यहाँ पे गाउसियन जो सरफेस है वो हमने क्या लिया है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की यहाँ पे इमेजिन किया है हमने, और इसकी लेंथ जो है वो L है और इसकी रेडियस जो होगी वो
आर होगी, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस यहाँ रहेगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो कहाँ है, सिलेंडर के जो कर्व्ड सरफेस है उस पर लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा वो इस वायर से इक्वल डिस्टेंस आर पे होगा। ये वायर जो है ये सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सिस से जो सिलेंडर है उसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है पहले, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज करते हैं, एक तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा गॉस लॉ। तो पहले हम बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से जो फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या फिर इसको हम ये भी लिख लेते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब जो है देखो यहाँ पे जो सरफेस, अगर गॉसियन सरफेस की यहाँ पे हम देखें तो इस गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस कंसिडर हो रही है। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। यहाँ पे 3 कौन कौन से हैं, एक तो देखो अपर सर्कुलर पार्ट है, एक लोअर सर्कुलर पार्ट है और एक क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया को S1 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को S1 से। लोअर सरफेस एरिया जो है क्या है सर्कुलर है और इसको हमने कंसिडर किया S2 से, और अपर सरफेस जो है उसको S3 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब आगे हम बात करें फ्लक्स निकालना है, तो देखो ई डी एस कोस थीटा है, तो थीटा ई और डी एस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो वो हमको फाइंड करना है। तो 3 यहाँ पे सरफेस यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर इसको हम 3 पार्ट्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू देखो फॉर S1 सरफेस ई डी एस कोस थीटा प्लस यहाँ पे अब क्लोज इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, अब उसको हमने डिवाइड कर लिया है, फिर ई डी एस कोस थीटा फॉर S2 प्लस ई डी एस कोस थीटा फॉर S3। अगर हम S1 S2 S3 की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर S1 सरफेस E वेक्टर इज पैरेलल टू DS वेक्टर। ध्यान दो S1 सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, अब देखो जो कर्व्ड सरफेस है, जैसे मान लो ये कर्व्ड सरफेस है, ये क्या है कर्व्ड सरफेस, ये जैसे चाक दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल होता है, तो इसके लिए अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हमने ले ली है यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा ही था, जो वायर होता है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम है, और सेम इसका मतलब पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा, हम बोल सकते हैं थीटा विल बी 0 डिग्री। फिर हम बात करते हैं फॉर S2 सरफेस, तो S2 सरफेस के लिए देखो यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसिडर किया था, यहाँ पे भी स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसिडर किया था, और इसके लिए हम DS यहाँ पे लेट कर रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन देखो सर्कुलर एरिया है, ऐसे है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ना, होगी कि नहीं होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड लेते हैं अपन, तो ये DS वेक्टर, और ई वेक्टर की डायरेक्शन तो यही है परपेंडिकुलर टू द वायर, ऐसे रहेगी ई वेक्टर, तो ई वेक्टर तो यही रहेगा ना, ये ई वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DS वेक्टर, और हम बोल सकते हैं थीटा कितना है
90 डिग्री। सिमिलरली फॉर S3 सरफेस, S3 इस तरह से है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यूं ऊपर की तरफ होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फॉर S3 सरफेस ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, और यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा क्या है 90 डिग्री। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, नाउ फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस 0 डिग्री फॉर S1, ई डी एस कोस 90 डिग्री फॉर S2 एंड ई डी एस कोस 90 डिग्री फॉर S3 सरफेस। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे फाई क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा फॉर S1 सरफेस ई डी एस प्लस 90 कोस 90 0 होता ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ आर 0। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, ई जो है कर्ड सरफेस पे कहीं पे भी देखोगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर आउटवर्ड, ये ध्यान रखना है। तो ई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो इसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब फॉर S1 इंटीग्रेशन ऑफ ds ये लिखते हैं, तो ये ds क्या है, ds जो है स्मॉल एलिमेंट एरिया है, तो अगर हम इस पूरी कर्ड सरफेस का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो कर्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, जो सरकमफ्रेंस होती है ना उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करती है, तो सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई r और लेंथ क्या है l, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू l। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करें तो फाई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा e इंटू 2 पाई r l। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको पॉज करके नोट कर लो। अब बच्चों जो है सेकेंड, इसका अगला जो पार्ट है वो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय द गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस या थ्रू द क्लोज्ड सरफेस जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो इस तरह से हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू Gauss's law। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस समेशन ऑफ Q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज जो क्या होता है, टोटल चार्ज यहाँ पे होता है, टोटल चार्ज इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ पे सिलेंडर है और सिलेंडर में यहाँ पे L लेंथ जो है, L लेंथ में कितना टोटल चार्ज है यहाँ पे, वो मान लेते हैं सिग्मा क्यू है। अब ये सिग्मा क्यू निकालेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हमने क्या लिया था, लैम्डा लिया था। और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज क्या होगा, L इंटू लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा को L से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिग्मा क्यू जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू L। अगर L लेंथ में चार्ज Q है और यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हम इसके लिए निकाल सकते हैं ना, लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जो आएगा फॉर्मूला तुमको याद होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, उससे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे फाई क्या आ जाएगा बताओ, समेशन ऑफ क्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू
एल और डिवाइड एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज हो रही है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फाई हमने निकाला था E इंटू 2πRL, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो आया हमारे पास क्या आया, फाई इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो E इंटू 2πRL इक्वल्स टू सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे E जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 2πR का इधर डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, या बोले इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, वो किस तरह से, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 लैम्डा अपॉन, इसको हम लिखेंगे 2 से क्या होगा 4π एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा लिखो तो देखो ये क्यों लिखा हमने, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ काम आएगी। ये क्या बन रहा है, अगर इसको हम अलग अलग लिखे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। तो ये क्या हो गया, दिस इज द K, और K क्या होता है 9 × 10⁹ वैल्यू होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा तो हम वो क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास आएगा E जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और R डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज, या हम बोले वायर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो लैम्डा भी कैसे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एंड सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे E जो है R के कैसे डिपेंड कर रहा है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E R के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो रिजल्ट यहाँ से निकल के आते हैं। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म सिंपल केवल ये लिखना है, E वेक्टर इक्वल्स टू, ये हम लिख लेंगे लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R इनटू में क्या आ जाएगा, n कैप आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, n कैप इज द यूनिट वेक्टर, n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इट इज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। n कैप की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो डायरेक्शन क्या है, वो ये है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द वायर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इन दोनों केसेस को अगर देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला जो पार्ट है वो है ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बीच में, और E क्या है, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से। यहाँ पे हम बोल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ लीनियरली ये पे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड करता है तो ग्राफ इस तरह से बनता है। सेकंड जो पार्ट है वो है किसके पीछे बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड R। अब यहाँ पे E जो है R पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जो है इसका इस तरह से बनता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
दिस इज़ फॉर ई एंड लैम्डा एंड दिस इज़ फॉर ई एंड आर। इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है और इस डेरिवेशन को आप अच्छे से रफ नोटबुक में 2 से 3 बार आप ट्राई करो और फिर आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे।